दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चुनाव प्रचार करने के लिए गोड्डा पहुंचेंगे। गोड्डा झारखंड का एक जिला और संथाल परगना का हिस्सा। जिस वक्त झारखंड में वोटिंग हो रही होगी कल प्रथम चरण की यानी 43 सीटों पर, उस वक्त प्रधानमंत्री गोड्डा से झारखंड के मुद्दों को उठाएंगे जरूर। और गोड्डा की पहचान राजनीतिक तौर पर हेमंत सोरेन के वहां से चुनाव लड़ने को लेकर भी है, लेकिन गोड्डा की आधुनिक पहचान तो अडानी से जुड़ी हुई है। अडानी का सबसे बड़ा पावर प्लांट गोड्डा में ही है, जिसकी बिजली बांग्लादेश जाती है। और इस दौर में बीजेपी ने मुद्दा बांग्लादेश के घुसपैठियों का बनाया हुआ है, जो समूचे संथाल परगना में आदिवासियों को लुभाकर या उन्हें डराकर अपने साथ लाने की वह राजनीतिक परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि गोड्डा की अगर आधुनिक पहचान कॉरपोरेट अडानी से जुड़ी है तो प्रधानमंत्री मोदी आज चंद्रपुर में थे। चंद्रपुर जो विदर्भ का हिस्सा है, और चंद्रपुर और गढ़चिरौली दोनों जिले सटे हुए हैं। तो एक तरफ संथाल परगना, दूसरी तरफ चंद्रपुर और गढ़चिरौली। चंद्रपुर और गढ़चिरौली में भी देश के टॉप मोस्ट 20 कॉरपोरेट की कंपनियां हैं। वो भी खनिज संसाधनों से भरपूर है। वहां पर भी अथाह कोयला है। माइनिंग बड़े जबरदस्त तरीके से होती है। सीमेंट फैक्ट्रियां चलती हैं। बल्लार शाह पेपर मिल चंद्रपुर के बगल में ही है। वहीं पर आज प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी और कल गोड्डा में होगी। यह बताने की जरूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि इन तमाम जगहों पर जो कॉरपोरेट काम करते हैं उनका हेडक्वार्टर बंबई में है, यानी मुंबई में है। और मुंबई पर राजनीतिक कब्जा किसका हो, इसकी लड़ाई महाराष्ट्र में बहुत तेज हो चली है। और झारखंड में हर वो सेक्टर जो खास तौर से खनिज संसाधनों से जुड़ा हुआ है, वहां भी राजनीतिक ताकत और राजनीतिक कब्जे की लड़ाई है। लेकिन सवाल है कि जनता को कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लगती है, और पॉलिटिकल पार्टियों की भरमार है। महाराष्ट्र के भीतर एक तरफ महायुति है, दूसरी तरफ महाअघाड़ी है। झारखंड के बीच बीजेपी और आसू पार्टी है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग भी है। चुनाव आयोग दरअसल, मानिए या ना मानिए, लेकिन यह चुनाव आयोग का है। एक ऐसा चुनाव जिसमें चुनाव आयोग की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि चुनाव आयोग के पास समूची ताकत चुनाव के वक्त होती है। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कोई सवाल उठा नहीं सकता है। और राजनीतिक दलों को भी चुनाव आयोग के नियम कायदों में बंधना पड़ता है। और चुनाव आयोग के नियम कायदे क्या सभी के लिए बराबर है, यह सवाल कोई आज से नहीं उठ रहा है। अगर याद कीजिएगा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अलग अलग 7 चरणों में वोटिंग हुई, उस वोटिंग की प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग जितने वोटों का जिक्र करता था, उससे बड़ी संख्या में ज्यादा वोट आखिरी रिपोर्ट में खुद चुनाव आयोग ने बताए। हमारी टीम ने निकाला कि लगभग 4,65,46,885 वोट चुनाव आयोग जो ऐलान कर रहा था और उसके बाद जो वोट फाइनली निकल कर आई, ये अंतर था। फेस दर फेस सबसे ज्यादा तकरीबन 1,11,00,000 वोट बढ़े चौथे चरण में। तो चुनाव आयोग की वोटिंग प्रक्रिया, और इससे हटकर उसके बाद हरियाणा के चुनाव, जिस पर एक बड़ी शिकायत का पुलिंदा चुनाव आयोग के दफ्तर में भेजा गया था, विपक्ष के जरिए या कहें कांग्रेस के जरिए। लेकिन जवाब इस रूप में आया जो चेतावनी देते हुए था कि अगर आप इस तरीके के सवालों को उठाएंगे तो इससे देश में अराजकता फैल जाएगी और डेमोक्रेसी के लिए यह ठीक नहीं है। यानी डेमोक्रेसी के प्लेयर्स जो चुनाव लड़ते हैं वह भी सवाल नहीं उठा सकते हैं। यह सवाल लोकसभा चुनाव और हरियाणा के चुनाव में उभर कर आया। लेकिन हरियाणा का महत्व तो सिर्फ एक राज्य के तौर पर था, और 2024 के चुनाव परिणामों में जो एक मॉरल डाउन हुआ था मोदी सरकार का, वो मॉरल दोबारा से बरकरार रख गया और नैतिक तौर पर बड़ा साहस आ गया। पूरा कैडर एक हो गया। और इस पूरे कैडर को एक करने की परिस्थिति में जो सवाल उठ रहे थे बीजेपी के भीतर से, या आरएसएस बहुत तीखे तरीके से सवालों को उठा रहा था, वह भी खामोश हो गया। लेकिन अब सवाल महाराष्ट्र और झारखंड का है।
चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है उसमें अभी तक कोई बड़ी तादाद में पैसे की बरामदगी हुई नहीं है। जैसी बरामदगी उससे पहले हुआ करती थी अभी तक हुई नहीं है। यानी पॉलिटिकल तौर पर हर कोई सक्रिय है कि इस तरीके से पैसा कहीं पकड़ में ना आ जाए, क्योंकि चुनाव के वक्त पैसों की आवाजाही बहुत होती है और विपक्ष तो खास तौर पर अब सक्रिय हो चला है कि इस तरीके का कोई आरोप उन पर लगे नहीं। तो इसके आगे का रास्ता कहां जाता है? 24 घंटे के भीतर 2 बार शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर को रोका गया। कल भी रोका गया, आज भी रोका गया। और जिन अधिकारियों ने रोका, उन अधिकारियों से जो बातचीत उद्धव ठाकरे ने की, उसमें 2-3 बातें बहुत साफ तौर पर आई। एक तो यह आई कि कोई परमानेंट इलेक्शन कमीशन के वो अधिकारी नहीं है। 3-4 महीने के बीच में ही इस दौर में जब चुनाव होता है तो जिले दर जिले चुनाव आयोग नियुक्तियां करता है कि आप इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़कर काम करेंगे, और उसी बीच में वो काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन 2-3 सवाल बड़े हो गए। एक तरफ उद्धव ठाकरे का 24 घंटे के भीतर 2 बार हेलीकॉप्टर को रोकना। सामान्य तौर पर स्थिति यह होती है कि कोई संदेह, ये कोई रूटीन परिस्थितियां नहीं मानी जाती है। हेलीकॉप्टर को रोक के, यानी कोई एक ऐसी जांच की प्रक्रिया के नियम कायदे होते हैं जिसमें अगर आपको लगता है कि हां कुछ संदेहास्पद स्थिति है तो आप हेलीकॉप्टर रोक के जांच कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर यह भी माना जाता है कि कुछ वीवीआईपी कैंडिडेट्स भी होते हैं, उसमें प्रधानमंत्री भी आते हैं, गृह मंत्री भी आते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भी आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी आते हैं। लेकिन दूसरा हिस्सा कानून के तहत कहता है बिल्कुल नहीं, सभी बराबर हैं। तो 24 घंटे के भीतर 2 बार उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर को रोक के जांच की गई। और दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, जो कल चुनाव प्रचार पहले चरण का आखिरी था, उसमें उनको रोक दिया गया। वजह कोई ठोस नहीं बताई गई। सुरक्षा वजहों से उसके हेलीकॉप्टर को, उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं है, यही मैसेज एक कन्वे भर हुआ। यानी जिस राज्य के मुख्यमंत्री मौजूदा वक्त में हेमंत सोरेन है, चुनाव के वक्त पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इलेक्शन कमीशन के पास चली जाती है, उस वक्त उनकी पत्नी चुनाव प्रचार करने नहीं जा सकी और उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर के बाहर खड़े होकर बोलना शुरू किया कि देखिए मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने मोबाइल निकाला और हेलीकॉप्टर में बैठकर मोबाइल से ही संबोधन शुरू कर दिया, जिससे जिस जगह पे उन्होंने जाना था, लातेहार जाना था, वहां पर माइक लगा दिया गया और उनकी आवाज वहां पर गूंजने लगी। तो इस तस्वीर के आसरे हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग चुनावी सभा कर रहे थे। इसके बाद मेरा कार्यक्रम जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में है। लेकिन अगर आप देखिए कि इस चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कुनीतियां चालू रखी हुई हैं और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाएं। और मंच पे उपस्थित हमारे महागठबंधन के सभी साथी गणों के साथ मैं सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज मुझे आपके समक्ष में होना चाहिए था, लेकिन इस चुनावी समय में भी अभी हमारे विपक्ष के लोग ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं कि मुझे परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है। मैं बहुत मुश्किल से घाटशिला से अभी जगन्नाथपुर पहुंची हूँ। सवाल किया गया था इलेक्शन कमीशन के जो पर्यवेक्षक वहां पर झारखंड में है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हमें कोई जानकारी नहीं, हेलीकॉप्टर क्यों रोका गया। चुनाव का वक्त है, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इलेक्शन कमीशन के पास है और वहां पर जो पर्यवेक्षक है उन्होंने जानकारी देने से इनकार किया कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आदिवासी बहुल इलाका झारखंड है, वहां की 81 में से ज्यादातर सीटें आदिवासी के लिए सुरक्षित है। मसलन कल जहां वोटिंग होगी 43 सीट, उसमें से 20 सीट एसटी सुरक्षित सीटों में आती है, जिसमें से 12 सीट पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जीती और 5 सीट कांग्रेस ने जीती। बीजेपी सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी। यानी आदिवासियों के जरिए राजनीति तय होती है और आदिवासी इस दौर में बीजेपी के हाथ से फिसल रहे हैं। यह मैसेज अच्छा नहीं है।
तो किसकी भूमिका इस दौर में बड़ी होनी चाहिए? प्रचार तंत्र की भूमिका, बीजेपी के वादों की भूमिका, राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने जो गठबंधन किया है जिसमें बाबूलाल मरांडी भी सामने साथ में आ गए, चंपई सोरेन भी साथ में आकर खड़े हो गए, यहां तक कि मधु कोड़ा की पत्नी भी सामने साथ में आ गई, रघुवर दास की बहू को भी टिकट दे दिया, चंपई सोरेन के बेटे को भी टिकट दे दिया। इनके जरिए मामला बनेगा या फिर चुनाव आयोग कोई काम करेगा क्या? ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन एक आशंका और शंका के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कहने से कतरा नहीं रहा है कि वो एक पार्टी के तौर पर अब नजर आने लगा है, लेकिन इसका दूसरा नायाब चेहरा महाराष्ट्र के भीतर का है। महाराष्ट्र के भीतर की जानकारी चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि वहां पर इंटरनल सर्वे लगातार बीजेपी और आरएसएस के लोग करते रहते हैं। पहली बार ऐसा है कि 400 पार के नारे के वक्त महाराष्ट्र में आरएसएस उस रूप में सक्रिय नहीं हुआ था जिस रूप में वो सक्रिय होता है, लेकिन इस बार बाकायदा कोऑर्डिनेशन बनाया गया और सह कार्यवाह अजीत लिमय को सौंपा गया कि आप देवेंद्र फडणवीस के साथ लगातार वार्तालाप करेंगे और किस तरीके की स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटीज होती चली जाएगी कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसको इस रूप में समझिए कि आप एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रल कोऑर्डिनेशन जैसे होता है वो कई स्तर पर हर जिले दर जिले होना चाहिए। और आरएसएस का अपना सेटअप जो होता है वो दरअसल पोल मोबिलाइजेशन यानी वोटरों को पोलिंग बूथ तक लाने का होता है, और बीजेपी अपने तौर पर पन्ना प्रमुख या कहें बूथ लेवल पर जो वो काम करती है, लेकिन वहां तक वोटर पहुंचेगा तब वो सफल होगा ना। तो यहां पर भी गड़बड़ी आ रही है कि अब आरएसएस की जरूरत पोल मोबिलाइजेशन के लिए पड़ गई है और इसीलिए दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनल सर्वे मुश्किल हालात में डाल रहा है और किसी भी हालत में जो अपने तौर पर महायुति काम कर रही है उसको हर ऑप्शन के साथ भी 125 सीटों के आगे बढ़ पाने में मुश्किल हो रही है। हालांकि कुछ स्थिति विदर्भ में सुधरी जरूर है और बीजेपी मानकर चल रही है कि वो 25 से 30 सीटें जीत जाएगी, जो पहले स्थिति उसकी 20 से 25 सीटों की थी वो 25 से 30 तक जा रही है, लेकिन वहां पर 62 सीट है यानी 50% तो वहां पर भी उसको नुकसान ही हो रहा है, वो जीत नहीं पाएगी। लेकिन सवाल दूसरा है, सवाल यह है कि अगर इस तरह की स्थिति महायुति के बीच में है जिसकी सत्ता है, तो अब क्या फिर वहां पर इलेक्शन कमीशन सक्रिय हो गया है? और उसकी सक्रियता का मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे जो राज्य के मुख्यमंत्री इससे पहले थे और अघाड़ी के चेहरे के तौर पर जिनकी मौजूदगी है, क्या यह माना जाए कि इसीलिए 24 घंटे के भीतर 2 बार उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया, जांच की गई? ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े अधिकारी अपने तौर पर बड़े बड़े वीवीआईपी नेताओं के हेलीकॉप्टर की जांच नहीं करते हैं, जांच होती है, इससे इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, लेकिन 24 घंटे के भीतर 2 बार इससे पहले कभी नहीं हुआ है। हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह बाकायदा इलेक्शन कमिश्नर के अगर आयोग की अपनी डायरी को आप निकाल कर देखेंगे तो 24 आवर के भीतर किसी पूर्व मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को रोका गया हो चुनाव प्रचार के दौर में, जब उसी के राज्य में चुनाव हो रहा हो, तो ऐसा होता नहीं है। असल में इसके पन्नों को आज पलटने की जरूरत है, क्योंकि एक वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच उड़ीसा के संबलपुर में हुई थी और जिस आईएएस अधिकारी ने यह जांच की थी उसको एक झटके में चुनाव आयोग ने निलंबित कर दिया था। हम उस दस्तावेज और उस मुद्दे पर आए उससे पहले देखिए जरा जो उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 2 दिनों पर लगातार जांच हुई, इन दोनों तस्वीरों को देखिए। जरा बाजूला बीच में मत आओ। जरा बाजू। हाँ उघडा ना, आता बॅग उघडली तर हे पण उघडायला काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला। आता उद्या नागपूरला दिसणार का तुम्ही? नागपूरला येतात ते साहेब, माझी ड्युटी नाही, तुमची ड्युटी मर्यादित आहे। दादा खालून पण बघा ते कुठले काय पाहिजे असेल तर घ्या, तुम्हाला पण ताण लागली असेल पण तुम्ही पण माणसात
फ्युएलची टाकी वगैरे काय नाही साहेब धन्यवाद. करो खोलो हे कार्ड. कुठले हा काय नाव. महेश शानिमे. हा महेश शानिमे. महेश शानिमे. महेश शानिमे. शाणपण काय शानिमे. शानिमे कुठले. जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग. जिल्हा पार अपॉइंटमेंट लेटर कुठे तुमचं अपार्टमेंट सेंटर. दाखवा. दादा या या तुमचा पण फोटो काढतो या आपलं बरोबर या या काय तपासायचंय लवकर या. एक काम करता का बॅग ठेवतो तुमच्याकडे मी आल्यावरती ना तर तुम्ही पुढच्या मुक्कामावरती घेऊन जा ना मला प्रॉब्लेम नाही. या तपासा या या या. कोण आहे कोण बघतोय. अरे बघा ना लाजू नका. सगळ्यांची नावं आले ती जाणार तर टीव्हीवर तुम्हाला प्रसिद्धी छान मिळणार आहे. काय काळजी करायचं कारण नाही. नाही बघा हो. अरे बघा हो लाजू नका. ठीक है चला. तो ये आलम है उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर कल जो था वो यवतमाल में रोका गया, आज जो था वो उस्मानाबाद में रोका गया। चुनाव प्रचार करने निकले हैं और 24 घंटे के भीतर 2 बार हेलीकॉप्टर की जांच की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन की पूरे इतिहास को हमारी टीम ने टटोला तो कभी भी कोई ऐसा रिकॉर्ड मिला नहीं। लेकिन एक रिकॉर्ड बड़ा शानदार मिला। यह रिकॉर्ड 16 अप्रैल 2019 का है, जब मोहम्मद मोहसिन नाम के एक आईएएस अधिकारी जो कि कर्नाटक कैडर के 1996 के थे, उन्होंने उड़ीसा के संबलपुर में प्रधानमंत्री का जब हेलीकॉप्टर पहुंचा तो उसकी जांच कर दी और इसकी खबर दिल्ली तक पहुंची तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। और निलंबित करने के बाद चुनाव आयोग ने बाकायदा एक नोटिस निकाला। उस नोटिस में जिन बातों का जिक्र किया वो गौरतलब है। उन्होंने कहा कि दरअसल चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप काम नहीं करने के लिए ही उस अधिकारी को, जो कि चुनाव आयोग के मातहत उस दौर में आ जाते हैं, उनको निलंबित किया गया। और तलाशी के कारण प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 15 मिनट की लेट हो गया, विलंब हो गया। हमने जानकारी हासिल की कि उद्धव ठाकरे के साथ कितनी देर की हुई तो पता चला तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा उनका कार्यक्रम इस वजह से विलंब हो गया। प्रधानमंत्री थे, लेकिन 2 चीजें यहां और महत्वपूर्ण हैं। इलेक्शन कमीशन के अपने नियमावली में यह कहीं जिक्र नहीं है कि चुनाव के वक्त कोई वीवीआईपी होता है, लेकिन एक दूसरी परिस्थिति का जिक्र है जिसका जिक्र 2019 में किया गया था और कहा गया था कि दरअसल जो मोहम्मद मोहसिन जिन्होंने जांच किया, उन्हें समझना चाहिए था कि एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों के संबंध में आयोग के जो निर्देश हैं उसके विपरीत उन्होंने काम किया है। और इलेक्शन कमीशन ने तब जो नोटिस जारी किया उसमें अपने ही आदेश का बचाव भी किया। उसमें यह कहा गया कि दरअसल यह तय किया गया है कि एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों को जांच से छूट दी गई है। एक पर्यवेक्षक होने के नाते मोहसिन को निर्देश पता होने चाहिए थे। निलंबन का कारण कर्तव्य में लापरवाही है। उनको निलंबित किया गया, लेकिन कैट ने तुरंत इस पे आपत्ति की और कैट ने कुछ दिनों के बाद ही कहा नहीं नहीं ये गलत है और 25 अप्रैल को उनके निलंबन पर रोक लगा दी, ये कहते हुए कि कानून सबके लिए बराबर होता है और जो एसपीजी सुरक्षा प्राप्त लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा का जो उचित आश्वासन उपलब्ध कराया जाता है, वो दरअसल एसपीजी की जो पूरी रूटीन और प्रोटोकॉल है वो बाहर के लोगों को पता ही नहीं होती है क्या है और बताई भी नहीं जाती है। तो ऐसे में अचानक इलेक्शन कमीशन ने निर्णय क्यों ले लिया? इलेक्शन कमीशन उसका जवाब दे नहीं पाया। और जब हम आपसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो एक जिक्र और हमें करना चाहिए, लेकिन हमें लगता है उससे पहले एक चीज देख लीजिए। जो उस दिन नोटिस जारी किया गया था, जिस नोटिस में इलेक्शन कमीशन बचते हुए, खुद को बचाते हुए, प्रधानमंत्री के अनुकूल होते हुए, एसपीजी सुरक्षा का जिक्र करते हुए, लेकिन आज की तारीख में एसपीजी सुरक्षा सिर्फ एक ही शख्स को मिलती है और वो है प्रधानमंत्री। उस समय ज्यादा लोग थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलती है। लेकिन जिस दौर में नहीं मिलती थी वो दौर राजीव गांधी का था। राजीव गांधी के दौर में ही एसपीजी बनी जरूर, लेकिन 1985 में जब वो गोरखपुर पहुंचे थे, उस वक्त एसपी रूरल ग्रामीण गोरखपुर के आनंदलाल बनर्जी ने राजीव गांधी के वायुसेना विमान की जांच की थी, क्योंकि हवाई क्षेत्र के वो प्रभारी थे। उन्होंने बकायदा कॉकपिट से लेकर टेल तक जांच की। प्रधानमंत्री जिस सीट पर बैठते हैं उस सीट पर बैठ के देखा और इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय इसके कि उसके बाद धीरे धीरे वो प्रमोट होते होते यूपी के डीजीपी हो गए और वहां से रिटायर हुए। लेकिन
प्रधानमंत्री 2019 में जांच होती है, अधिकारी निलंबित होता है, 24 घंटे में कभी 2 बार नहीं होता है। यह इस दौर में हो रहा है, कुछ तो वजह होगी। तो एक क्षण के लिए उस नोटिस को देखिए जो 2019 में नोटिस जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन द्वारा, खुद के बचाव के लिए या निलंबन को सही ठहराने के लिए। असल में इलेक्शन कमीशन इस दौर में कोई जवाब नहीं देता है, और एक दो नहीं कई मौकों पर उसने जवाब दिया नहीं है। अखिलेश यादव ने बकायदा बताया था कि किस तरीके से उनके वोटरों के नाम गायब कर दिए गए, एक लिस्ट बनाकर दी 2022 के इलेक्शन में, जो कि उत्तर प्रदेश में हुए थे, लेकिन जवाब नहीं आया। बहुतेरे मौके हैं, और हरियाणा का चुनाव तो बिल्कुल नया नया है, वो बैटरी चार्ज कैसे हो गई इसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन दे नहीं पाया। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें इलेक्शन कमीशन की सक्रियता तमाम राजनीतिक दलों पर भारी पड़ रही है या पड़ जाएगी। ये संकेत क्यों उभर रहे हैं? दरअसल अपने तौर पर जो इंटरनल सर्वे बतलाता है, उस इंटरनल सर्वे को लेकर आरएसएस भी इस बात को जानना चाहता था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीट आएगी, इसका नारा जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया तो संघ के स्वयंसेवक भी शिथिल पड़ गए। और महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा बड़ा किला था जो ढहढहाकर गिर गया। अब महाराष्ट्र में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, महाराष्ट्र में उसकी अपनी पहचान है और उसकी अपनी राजनीतिक सक्रियता भी रही है, और तमाम राजनीतिक प्रयोग भी महाराष्ट्र में हुए हैं जो कि आरएसएस के जरिए हुए हैं। तब यह कोऑर्डिनेशन बनाते हुए जो इंटरनल सर्वे का जिक्र हुआ, उसमें यह जानकारी चाहिए थी कि क्या लोकसभा की तुलना में विधानसभा कम परसेंटेज आ रहा है या परसेंटेज बढ़ रहा है। विदर्भ के इलाके में 37% वोट मिले थे पिछली बार लोकसभा में बीजेपी को या कहें एनडीए को, और दूसरी तरफ 9% ज्यादा वोट 46% वोट मिले थे इंडिया गठबंधन को। और जो इंटरनल सर्वे बतलाता है वो बतलाता है कि 37-38% के ऊपर जा पाने की स्थिति में अभी भी बीजेपी नहीं है। यानी बड़ा व्यापक झटका लगेगा। मराठवाड़ा के भीतर तो जबरदस्त वोट का अंतर था, 47% वोट इंडिया को मिले थे, 29% वोट लोकसभा में एनडीए को मिले थे, जो इस वक्त 32% से आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या यह वाकई बहुत बड़ा झटका होगा? पश्चिमी महाराष्ट्र में जहां पर शरद पवार की मौजूदगी है, वहां पर भी 4-5% का अंतर लोकसभा चुनाव में था, जो इस वक्त लगभग 6% का अंतर दिखला रहा है। तो क्या यह खतरनाक स्थिति है? और इन सब के बीच एकमात्र ऐसी जगह है जो ठाणे कोकण का इलाका है, वहां पर बीजेपी और शिवसेना का जो पूरा तालमेल है एकनाथ शिंदे के साथ, वही बेहतरीन स्थिति दिखला रहा है। मुंबई में कुछ हद तक दोनों बराबरी पर आकर खड़े हैं, लगभग 47-47, जो कि लोकसभा में 49% एनडीए के पक्ष में था, 45% इंडिया के पक्ष में था। लेकिन इसी के साथ नॉर्थ में भी बड़ा मुश्किल है। नॉर्थ महाराष्ट्र की मुश्किल तो इसलिए भी है क्योंकि महायुति के 9 निर्दलीय जो बागी उम्मीदवार हैं वो मुश्किल हालात पैदा कर रहे हैं। हालांकि अघाड़ी के बीच भी 7 या 8 उम्मीदवार हैं जो निर्दलीय और बागी तौर पे खड़े हैं, लेकिन उनका पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक पहचान है। जो खड़े हुए हैं उस उम्मीदवार की तुलना में कहीं ज्यादा जो किसको टिकट दिया गया। तो क्या वाकई इस दौर में अगर ध्यान दीजिए तो इलेक्शन कमीशन की जो पूरी भूमिका होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के मातहत, इस दौर में आपने कोई बड़ी घटना सुनी नहीं होगी। हालांकि जो वाद विवाद बातचीत और भाषणों को लेकर है, उसके शब्दों को लेकर है, उस पर इलेक्शन कमीशन ध्यान देता नहीं है। लेकिन इस चुनाव के भीतर में आपको कहीं पैसों की जब्ती, रुपए की जब्ती या कुछ दूसरा देना लेना ऐसी को सुनी नहीं होगी। तो मामला हेलीकॉप्टर तक पहुंचा। और आपको जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र के 26 जिलों में इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की नियुक्ति बीते 15 दिनों में यह कहकर हुई है आपको हेलीकॉप्टर की आवाजाही पर ध्यान देना है। तो कोई भी यह सवाल पूछ सकता है यह हेलीकॉप्टर किसका होगा? इससे पहले कोई जांच की गई? यह सवाल उद्धव ठाकरे ने
जो जांच करने आए थे उनसे पूछा भी आपकी नियुक्ति कब हुई है? उन्होंने बोला 4 महीने पहले ही आया हूं। तो बोले किसी और की जांच की है? उन्होंने बोला नहीं की है। तो बोले पहला कस्टमर मैं ही हूं। उसने मुस्कुराते हुए कहा आप ही पहले कस्टमर हैं। तो इस परिस्थिति में 3 सवाल सबसे बड़े हैं जो राजनीतिक तौर पर लोकतंत्र की परिभाषा घड़ने में या लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग की भूमिका पर कुछ सवाल खड़े करते हैं। अभी तक यह सवाल था कि वोटों का ज्यादा हो जाना, अभी तक यह सवाल था ईवीएम मशीन को लेकर सवाल उठना, अभी तक था कि वीवीपैट हर जगह पे ना होना, अभी तक यह सवाल था कि बैटरी 95% कैसे बन गई है। तो यहां पर 2 सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, खास तौर से मराठवाड़ा में मराठा रिजर्वेशन और मनोज जारंगे जिस लिहाज से महाअगाड़ी के साथ खड़े हैं और आदिवासियों के सवाल झारखंड के भीतर हेमंत सोरेन के पक्ष में या झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में खड़े हैं, जो एक लिहाज से तय करेंगे सत्ता किसके हाथ में जाएगी। तो क्या सत्ता फिसलती हुई देखकर कुछ नई परिस्थितियों में कुछ नए खिलाड़ियों ने इस दौर में सक्रियता दिखानी शुरू की है? कल भी छापे पड़ रहे थे, आज भी छापे पड़ रहे हैं। इनकम टैक्स सक्रिय जिस रूप में हुआ है वह भी एक इलेक्शन के पीरियड के बीच में, वोटिंग के दौर में ये तमाम चीजें मायने रख रही है। जो झारखंड में आज भी छापे पड़े, कल भी पड़े थे। कल हेमंत सोरेन के सेक्रेटरी जो है उनके घर पे ही पड़े थे। उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, कहिए कानूनी पक्ष है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की भूमिका तो सबके लिए एक बराबर मैदान बनाने की है। तो पहला सवाल, क्या वाकई चुनाव आयोग की सक्रियता चुनाव में जीत हार तय करने के लिए हो रही है? दूसरा सवाल, विपक्ष ही निशाने पर क्यों है जबकि इलेक्शन के दौर में सभी को एक बराबर मौका, एक बराबर अधिकार दिए जाते हैं? फिर वही सवाल, इलेक्शन कमीशन वो सबको एक बराबर क्यों नहीं देख रहा है? तीसरा सवाल, क्या वाकई इस दौर में जो हेलीकॉप्टर की जांच होती है, जिसमें यह आरोप जब प्रधानमंत्री में संबल में जांच हुई थी तब उस दौर में विपक्ष आरोप लगा रहा था कि पैसा भर भर के ले गए थे हेलीकॉप्टर से और पैसा उनकी कोई जांच करेगा नहीं, वो बार बार आ रहा है। और इसका आरोप भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में भी लगाया था कि प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर में क्या आता है, जांच होनी चाहिए, कोई जांचता ही नहीं है। तो क्या हेलीकॉप्टर वो माध्यम है जिसके जरिए पैसा पहुंचाया जाता है? लेकिन हवा में सारा पैसा ट्रेवल कर रहा है, वो जमीन पर भी तो उतरेगा, और जमीन पर उतरते वक्त वहां पर आवाजाही सड़क के रास्ते भी होगी। तो क्या इलेक्शन कमीशन अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत के आश्रय अधिकारियों के जरिए क्या कहीं चेक एंड बैलेंस कर रहा है? यानी चेक किस पर लगाना है और बैलेंस किसके साथ करना है, क्या यह ऐसी स्थिति है? यानी तीनों परिस्थितियां इलेक्शन कमीशन की दिशा में इस बार जा ही रही है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या यह चुनाव पॉलिटिकल पार्टीज का है या इस चुनाव को फ्री एंड फेयर सफल बनाने में इलेक्शन कमीशन की ही भूमिका रहेगी? इसीलिए चुनाव परिणाम वाले दिन इलेक्शन कमीशन ही आएगा और बताएगा, देखिए कितने शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।